हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ SN1 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड के बारे में, जो कि एल्काइल हैलाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शंस होती क्या हैं, कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म्स हैं, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियोस आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, क्लिक करके आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज की हमारी टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, एक रिएक्टेंट है जिसमें आयोडीन ग्रुप है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है एल्काइल हैलाइड का है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर लें तो कार्बन से हमारा अटैच है IPH, CD3 और CH3। अब चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो आपका एक कार्बन है वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन लेने का मतलब है कि हमारा कंपाउंड जो होना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब SN1 रिएक्शंस में हम जो सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, हमने सॉल्वेंट के रूप में लिया है अल्कोहल। और भी सॉल्वेंट्स हैं SN1 रिएक्शन में, जैसे वाटर है, एसिटिक एसिड है। तो हमने रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 प्रोडक्ट मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिलता है, P1 और P2। अंतर क्या है? सबसे पहले अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ से I निकलता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है। जब हम इसको सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जब लिविंग ग्रुप लीव करता है उसके बाद सॉल्वेंट या न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके ऐड होता है, अटैच होता है। तो देखिए यहाँ पे अटैच होने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलती है, यानी कि 2 प्रोडक्ट हमें मिलता है। पहला लिविंग ग्रुप यहाँ पे मिला, दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं लिविंग ग्रुप यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। हम पहले स्ट्रक्चर का नाम P1 रखा है और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम P2 है। अब हम बात करते हैं, हमें एक्सप्लेन ये करना है कि हमें 2 प्रोडक्ट मिलते क्यों हैं, P1 P2 है क्या, उसके बारे में। तो चलिए हम स्टेप्स को लेके समझते हैं अल्काइल हैलाइड्स के, कि क्यों हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं P1 और P2। तो चलिए देखिए, यहाँ पे स्टेप्स की बात करें तो रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, हम जानते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये स्लो स्टेप होती है। यही स्टेप्स जो होती है इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है, RDS। पहले स्टेप्स में जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका I क्या कर जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और हमारा मिलेगा क्या, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3, फिर हो गया यहाँ पे PH, यहाँ पे हो गया CD3 प्लस इसलिए क्योंकि I के रिप्लेस होने की वजह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में यानी कि इस कार्बोकेटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी कि 3 स्टेरिक नंबर के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। शेप क्या है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, अगर शेप की बात करें तो शेप इसका होता है प्लेनर शेप है, ट्राइंगुलर प्लेनर शेप है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप हो गया, अब हमें लेके चलना है जब सॉल्वेंट इस पर अटैक करेगा, यानी कि स्टेप 2 की तरह। स्टेप 2 हमारा जो होता है वो फास्ट स्टेप है, बहुत तेज़ी से होती है। सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट कुछ ऐसे अटैक करेगा, जैसे H यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया C2H5। ऑक्सीजन का जो हमारा लोन पेयर है वो क्या करेगा, आपके कार्बोकेटायन पे 2 तरीक़ों से अटैक करेगा। ठीक है, पहला फ्रंट से अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पे फ्रंट से अटैक करेगा, और दूसरा बैक साइड से अटैक करेगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से। अब देखिए जब हमारा कंपाउंड फ्रंट से अटैक करता है तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है CH3
हो गया यहाँ पे CD3, यहाँ पे हो गया PH, यहाँ पे हो गया OC2H5, ठीक है, और यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है OC2H5, यहाँ पे हो गया CD3, यहाँ पे हो गया PH, यहाँ पे हो गया CH3। 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो ये वाला जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर अनस्टेबल न्यूक्लिय है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें से सॉल्वेंट के जरिए ये हाइड्रोजन यहाँ से खींच लिया जाएगा, दोनों का हाइड्रोजन खींच लिया जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है P1 से, यानी कि पहला वाला जो बना है वो P1 है और दूसरा वाला जो बना है P2। अब हमारा देखिए P1 मिल गया, P2 मिल गया, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है, फ्रंट से अटैक करने की वजह से और बैक से भी अटैक करने की। फ्रंट से जब अटैक किया तो P1 मिला, बैक से अटैक कर दिया तो P2 मिला। अब P1 P2 हमें मिल गया। अब हमें ये पता करना है कि P1 और P2 है क्या, ठीक है, P1 और P2 है क्या। तो P1 और P2 देखिए यहाँ पे एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी कि P2 को अगर हम घुमा दें किसी भी वजह से, इसको घुमा देंगे तो स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर है, मिरर इमेजेस हैं। और जब 2 मिरर इमेजेस बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? 2 मिरर इमेजेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। यानी कि ये भी इनेंशियोमर, आपका पहला कंपाउंड भी इनेंशियोमर और दूसरा P1 P2 दोनों इनेंशियोमर हैं। और पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स को क्या बोलते हैं? अगर ये पेयर्स हों, जोड़े में हों, तो इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। अब हमें मिल गया रेसमिक मिक्सचर हो गया। यानी कि अब प्रोसेस की बात करें तो आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से जब हमें रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन होना। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से P1 और P2 2 कंपाउंड मिल जाना, यानी कि इस कंपाउंड का रेसिमाइजेशन होना, ठीक है। तो हमारा P1 और P2 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। एक को हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं, पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए हमें बात करना है 100% रेसमिक मिक्सचर बनता है अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में 100% रेसमिक मिक्सचर बने, यानी कि 50% आपका P1 बने और 50% P2 बने। अगर 50% P1 और 50% P2 बनेगा तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन जो आपका एसोनोमर रिएक्शन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देता है। यानी कि यहाँ पे P1 कम बनता है P2 के कंपैरिजन, ठीक है। बनता क्या है? P2 ज़्यादा बनता है P1 के कंपैरिजन। अब P2 ज़्यादा क्यों बनता है, चलिए इसको समझते हैं। अब समझते हैं P1 कम क्यों बनता है, P2 ज़्यादा क्यों बनता है। देखिए जब आपकी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, यानी कि जब रिएक्शन शुरू होती है स्टेप फर्स्ट में, यानी कि जब आपका स्टेप फर्स्ट होता है, क्या होता है? स्टेप फर्स्ट होता है तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप होना यानी कि यहाँ से लीविंग ग्रुप का स्लोली लीव कर जाना। मान लीजिए यहाँ से आपका C हो गया, PH है, यहाँ पे है CD3। अब देखिए यहाँ पे जो I है ये क्या करेगा एट स्टार्टिंग, जब हम इसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या करेगा, आयोडाइड फॉर्म में धीरे धीरे लीव करेगा। तुरंत नहीं लीव करता है, धीरे धीरे लीव करता है, जिसकी वजह से जब ये लीव कर जाता है, धीरे धीरे स्लोली लीव करता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ये धीरे धीरे लीव करता है तो बाद में स्टेप टू में जब सॉल्वेंट इस पे आके अटैक करेगा, यानी कि जब लोन पेयर आपका C2H5OH का इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो बैक साइड से भी अटैक करता है और फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा, पीछे की तरह बैक साइड से भी अटैक करेगा और
फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा। तो जब ये वाला आगे आयंस के पेयर्स का फार्मेशन हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, यानी कि 2 आयंस के पेयर का फार्मेशन हुआ। आयंस के पेयर के फार्मेशन की वजह से जो बैक साइड अटैक होता है वो इजी होता है, यानी कि आपका जो ये बैक साइड अटैक है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा, तेज़ी से होगा। फ्रंट साइड अटैक जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे अटैक करेगा। तो बैक साइड अटैक आसान होगा, तेज होगा तो ज़्यादा होगा, यानी कि जल्दी होगा। और फ्रंट साइड अटैक आपके आयन पेयर के फार्मेशन की वजह से थोड़ा स्लो होगा, यानी कि इस आयन पेयर के फार्मेशन की वजह से आपका फ्रंट साइड अटैक क्या होगा, स्लो होगा, जिसकी वजह से P2 जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा P1। समझ में आया, P2 ज़्यादा बनेगा P1 से, क्योंकि आयन पेयर का फार्मेशन हो जाता है और सॉल्वेंट ज़्यादा बैक साइड से अटैक करके कंपाउंड का फार्मेशन करता है। अब ज़्यादा बनने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बनता है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत, यानी कि अगर ये 54% बनता है तो ये आपका 46% बनता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कन्फिग्रेशन के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन सा कन्फिग्रेशन कैसे होता है। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया हैलाइड का, CH3, यहाँ पे हो गया PH, यहाँ पे हो गया सॉरी ऐसे लेते हैं, CH3 डॉटेड लाइन H, और यहाँ पे थोड़ी सी बोल्ड लाइन, समझ आ रहा है, यहाँ पे है I, ठीक है। ये जब इसको हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट का फार्मेशन करेगा। तो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, पहला हो गया CH3, दूसरा हो गया यहाँ पे PH। यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैच होगा बोल्ड लाइन से OH, और डॉटेड लाइन से H, ठीक। दूसरा हो गया PH या C, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे डॉटेड लाइन पे हो गया OH, और एक पे यहाँ पे हो गया H, ठीक है। अब चलिए कन्फिग्रेशन को समझते हैं। देखिए CIP रूल कहता है, CIP रूल के अकॉर्डिंग जो जिस नंबरिंग हम देते हैं उसमें, तो जिसकी मालिक्यूलर साइज ज़्यादा होती है, मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उसको हम नंबर 1 लेते हैं, तो इसको नंबर 1 लेंगे, ठीक। ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 3, नंबर 4 का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर इसके हम रोटेशन की बात करें तो इसमें रोटेशन होगा ये वाला 1 2 3, ठीक है, यानी कि यस कन्फिग्रेशन हो गया। प्रोडक्ट जो बनता है अगर इसमें देखें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यानी कि रोटेशन इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये बनेगा S, ठीक है। अब इस वाले प्रोडक्ट में बात करते हैं तो इसमें भी कन्फिग्रेशन देखा जाए 1 होगा, ये वाला 2 होगा, ये वाला 3 होगा, रोटेशन हो गया। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन ये बनेगा R। अब R क्यों बनेगा ये वाला, क्योंकि इसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, यानी कि आगे की तरफ है, और इस वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे की तरफ है। तो आगे की होने की वजह से यानी कि सिमिलर है, ठीक है, और सिमिलर टू आपके कंपाउंड के आपके रिएक्टेंट की तरह यस, इसीलिए ये क्या है S है, और ये R है, यानी कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चर के पीछे है, इसलिए ये R है। तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर इसके है, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। समझ में आया, रिटेंशन और इन्वर्जन। तो आपके SN1 और SN2 में बहुत जगह मिलता होगा रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में, तो ये है। अब चलिए समझते हैं अगले टॉपिक्स में हम रीअरेंजमेंट के बारे में। अब चलिए रीअरेंजमेंट को समझते हैं SN1 रिएक्शन में। तो रीअरेंजमेंट के बारे में समझते हैं। देखिए रीअरेंजमेंट होगा क्या, जब कार्बोकेटायन का फार्मेशन होगा वहीं पे रीअरेंजमेंट होगा, वहीं पे, यानी कि SN1 रिएक्शन में जो आपका रीअरेंजमेंट वो पॉसिबल है, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉसिबल रीअरेंजमेंट। S11 रिएक्शन में आपका S11 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है, यानी कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और जहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड आपका स्टेबल होने के लिए रीअरेंज जरूर करता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को शिफ्टिंग कर देना ये ज़रूर करता है। तो S11 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होती कैसे, उसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया, हो गया यहाँ पे PH, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया Br। ठीक, अब इसमें सबसे पहले होगा क्या, जब हम इसको वाटर एज ए सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, वाटर एज ए सॉल्वेंट में जब हम इसको ऐड करते हैं तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। लिविंग ग्रुप मान लीजिए यहाँ से Br क्या कर दिया, लीव कर गया। Br लीव कर गया तो बनेगा क्या, PH CH CH3 और CH2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बना CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये कार्बन जो है वो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन जो होता है वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है, क्या होगा, लिस्ट स्टेबल। 1 डिग्री कार्बन जो होता है वो लिस्ट स्टेबल होगा। ये यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अटैच है आपका अल्फा हाइड्रोजन। अब कंपाउंड स्टेबल बनने के लिए शिफ्टिंग करेगा, तो अगले स्टेप में रीअरेंजमेंट करके क्या करता है, अब रीअरेंजमेंट प्रोसेस जो होगी आपकी यहीं पे होगी, रीअरेंजमेंट प्रोसेस यहीं पे होगी। तो रीअरेंजमेंट होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाता है आपके CH2 पे, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए शिफ्ट करके रीअरेंजमेंट कर लिया तो बनेगा क्या, PH, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया CH3 पॉजिटिव। कार्बन हो गया यहाँ पे 3rd डिग्री, कौन सा हो गया, कार्बन देख लीजिए यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बन हो गया। 3rd डिग्री कार्बन होता है तो स्टेबिलिटी के कंपेयर में 1st डिग्री से 3rd डिग्री जो होता है वो स्टेबल होगा, तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल यहाँ पे बनता है। इसके तुलना में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और 1 से 2 की तरफ शिफ्टिंग हुई है तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो आपका मोस्ट स्टेबल लेस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल रीअरेंजमेंट करके कंपाउंड बना। अब अगले स्टेप्स में क्या होगा, अगले स्टेप में आपका सॉल्वेंट H2O क्या करेगा, यहाँ पे H2O का O जो कि लोन पेयर है वो इस पे आके न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा और लास्ट में आपके सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके अगले वाले स्टेप्स में होगा क्या है, हो गया PH, हो गया CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो जाएगा OH और H। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आपके सॉल्वेंट के जरिए क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। जब सॉल्वेंट के जरिए खींच लिया जाएगा तो आपका लास्ट में कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे बना आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा रीअरेंजमेंट के बारे में और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ S11 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।